नमस्ते साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान कक्षा 12 का यह हाफ ईयरली का पेपर है। यह पेपर आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। एक आदर्श विलयन का गुण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, पहली बात सही है। और आदर्श विलयन के लिए डेल्टा वी मिक्स बराबर भी 0 होता है और डेल्टा एच बराबर भी 0 होता है। तो ये तीनों बात इसके लिए लागू होती है। तो यह एक आदर्श विलयन का गुण है। तो तीनों बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगर इसके स्थान पर अनादर्श विलयन होता तो आप लिखते हैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल 0, डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल 0 होता। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यनीय समीकरण। आर्यनीय समीकरण है। तो आर्यनीय समीकरण क्या होती है आपकी? के बराबर ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब ये देख लो कहाँ पे लिखा है। इसमें ये आ गया, ये के बराबर ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो क्वेश्चन 2 का ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। NiCO4 में पाया जाने वाला संकरण है। देखो बेटा, समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 4, अब 4 में 2 संकरण हो सकते हैं, एक तो sp3 हो सकता है और एक dsp2 होता है। तो वेबिटी सिद्धांत की सहायता से इसका हमें पूरा एनालिसिस करना होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। तो NiCO4 में संकरण कौन सा होता है? sp3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है sp3। तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने आपको यहाँ हल करवा दिए हैं। ये आपका अपना चैनल है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को इस वीडियो का लिंक भेजें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। पेपर को इतने हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछे नहीं गए। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित तो हो रहे हैं और कौन से बल से? दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब ये दुर्बल बल से क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि इनके पास अयस्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का रिक्त स्थान मिश्रण विलयन। ये शब्द बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर आपका शब्द लिखा हुआ विलयन। अब जो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? ध्यान रखना, विलयन होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विशेष बात आपको जो याद रखनी है वो यह है कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। अगला, वायु की नियमित आपूर्ति, मतलब ऑक्सीजन है, वायु की नियमित आपूर्ति में, ये शब्द है मट्टी नहीं बेटा, भट्टी। भट्टी में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में क्या आएगा? देखो, आपने 2 शब्द सुनेंगे, निष्ठापन और भर्जन। तो जो निष्ठापन की क्रिया होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है और वायु की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भर्जन। और एक बात तो याद कर लेना, भर्जन है वो सदैव कौन से अयस्क का किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां होती है। आंतरिक संक्रमण का मतलब वो कौन से ब्लॉक की बात कर रहा है? आपके एफ ब्लॉक की। आंतरिक संक्रमण में वो किसकी बात कर रहा है? एफ ब्लॉक की। और एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां होती है। एक को तो हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? लेंथेनाइड श्रेणी। और दूसरी, ये शब्द सही नहीं है, एक्टिनाइड श्रेणी। तो आंतरिक ब्लॉक अर्थात एफ ब्लॉक की कितनी श्रेणियां होगी? 2 लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। इसके बाद अगले में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न संख्या 8 से 11 में आपको सही और गलत की पहचान करनी है। तो सबसे बड़ी, ब्रेव जालकों की कुल संख्या 14 होती है। बेटा बिल्कुल सही है। ब्रेव जालक ने की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अगला क्वेश्चन, 2 विलयनों का प्राशन दाब समान हो तो उन्हें अति प्रासरी। देखो,
जब दो विलीनों का परासन दाब समान होता है तो उसे समपरासरी विलीन कहते हैं। अर्थात ये बात क्या हो गई, गलत। अगला, अयस्क से अवांछित पदार्थों का निष्कासन, अयस्क से अवांछित पदार्थों का निष्कासन अयस्क का सांद्रण कहलाता है। बिल्कुल सही है बात, कोई गलत नहीं इसमें। अगला, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र म्यू बराबर, अब देखो ये लिखते समय मिस प्रिंटिंग है या इसको इस प्रकार से बनाया गया। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या था, म्यू बराबर √n और n+2 होता है। अब देखो ये n ही बनाया, लेकिन बनाते समय थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से एक चीज़ समझाई जा रही है। इसके बाद एक एक कोष्टिका को अभिलाक्षणित करने वाले पैरामीटर लिखें। एक एक कोष्टिका को अभिलाक्षणित करने वाले पैरामीटर, मतलब एक एक कोष्टिका को किसकी सहायता से माप सकते हो। 3 तो विमाएँ होती है, ए, बी और सी, और 3 इनके मध्य कोण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इस प्रकार से कुल कितने पैरामीटर हो गए, 6। 3 तो विमाएँ ए, बी, सी और 3 कोण अल्फा, बीटा, गामा। तो एक एक कोष्टिका को अभिलाक्षणित करने वाले पैरामीटर कितने होंगे, 6, और ये 3 और 3 6। तो क्वेश्चन कितने हो गए, 12। अभी तक आप में से कुछ स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आने वाले हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। शॉर्ट में मैं यहाँ परिभाषा लिख देता हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को क्या बोलते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अब अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक का तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होगा आपका, n-1d और 4s। अब देखो s में नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में 1 भी आ जाता है, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये n है, तो n-1d ns। तो s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 1 से 10 तक। तो ये हो गया डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, HCP या CCP की संकुलन क्षमता की गणना करें। तो हम सभी जानते हैं कि HCP या CCP की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। बड़ा लगभग अपने जितने भी राजस्थान के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में हाफ ईयरली एग्जाम हुई है उनमें या तो SCC या BCC या FCC की संकुलन क्षमता ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, मेरी एक ऑनलाइन क्लास का वीडियो है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है और डेल्टा H के का चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। बेटा सीधी सी बात है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का तो मतलब होता है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन कौन से विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से ज़्यादा होगा तो उसको तो बोलेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और वह विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम हो तो वो हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। अब एक देखना कि धनात्मक विचलन वालों के लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक विचलन वालों के लिए डेल्टा H का मान क्या होता है, नेगेटिव। अब एक दो चीज़ें और बता दो आपको, जब डेल्टा H का मान पॉजिटिव हो,
क्या हो, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो, इसका मतलब अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी, ये याद कर लेना आप, मतलब उष्मा शोषी होगी। और डेल्टा एच का मान यदि नेगेटिव हो तो अभिक्रिया या जो विलयन है वो उष्मा क्षेपी प्रकृति का होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, मंडल परिष्करण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दो, एक हाफिली, एक दृष्टि के हाफिली में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मंडल परिष्करण प्रक्रम के द्वारा किस प्रकार की धातुओं का शोधन किया जाता है। तो याद कर लेना, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों का जो शुद्धिकरण होता है, अर्धचालकों का शुद्धिकरण कौन से प्रक्रम के द्वारा, मंडल परिष्करण के द्वारा किया जाता है। और अर्धचालक में मुख्यतः हम बात कर सकते हैं सिलिकॉन और जर्मनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मंडल परिष्करण द्वारा किस प्रकार की धातु का शोधन किया जाता है। तो याद कर लेना अर्धचालक और विशेषकर सिलिकॉन और जर्मनियम। क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी बड़ा है तो इसका चित्र प्लस इसका वर्णन आपकी स्क्रीन के सामने है, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको हल कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है। बड़ा एक सीधी सी बात याद करना है, रंगीन यौगिक वही बनाएगा जिसके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो सीधी बात है कि जो तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सीधा हो जाएगा कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक क्यों बनाती है, क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। शॉर्ट में आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों का IUPAC नाम आपको लिखना है। देखो कि इसका नाम लिखना है तो देखो इसमें एक तो एमीन लिगेंड है, एक क्लोरो, एक नाइट्राइटो। तो सबसे पहले आपको पता एमीन आता है, एमीन कितने हैं, संख्या में 4। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, टेट्रा एमीन। Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरिडो, और O के लिए नाइट्रिटो। अब देखो NO2 विभेदन लिगेंड है तो N1 बनाएगा, तो यहाँ लिख दिया N। तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, N। और फिर धातु कौन सी है आपकी, कोबाल्ट। देखो C बड़ा और O छोटा होगा, तो ये यहाँ आपने लिख दिया कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक इसमें थर्ड है तो वो लिख दिया। और लास्ट में क्या बच गया आपका Cl, तो क्या लिख दिया, क्लोराइड। तो पहले कंपाउंड का तो नामकरण आपका ये हो गया। अब दूसरे वाला कंपाउंड तो काफ़ी ईजी है कि लिगेंड कितने दिए, 6 का मतलब हेक्सा, तो हेक्सा एमीन, Na को क्या बोलोगे, निकल, हेक्सा एमीन निकल। और निकल का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे सेकेंड है, और Cl के लिए फिर क्या लिख दोगे, क्लोराइड। तो हेक्सा एमीन निकल सेकेंड क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे EN कैसा लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है। एथिलीन डाइमीन, नाम में डाई होता है, इस कारण से इसकी संख्या 3 है। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रिप्स। क्या लिखा है, ट्रिप्स। फिर कोष्ठक के अंदर एथिलीन डाइमीन, ट्रिप्स, कोष्ठक के अंदर एथिलीन डाइमीन। Cr को क्या बोलोगे आप, क्रोमियम, क्रोमियम। और इसका ऑक्सीकरण अंक देखो +3 है, प्लस के 3 थर्ड आ जाएगा। और SO4 को क्या कहोगे आप, सल्फेट। अगला ये भी द्विदंतु लिगेंड, ऑक्सलेटो बोलते हैं। संख्या में कितना, 3। लेकिन पहले क्या, पोटेशियम, तो यहाँ आप लिख दोगे पोटेशियम 3 है, तो 3 के लिए क्या लिख दोगे, ट्राई। C2O4 के लिए ऑक्सलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। और अब यहाँ पर देखो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक संकुल होने से धातु का नाम लैटिन भाषा में वो लास्ट में 8, तो क्रोमेट। और इसका ऑक्सीकरण अंक वही +3 है, तो थर्ड। तो ये नामकरण में थोड़ा सा नहीं आया तो वो इधर में आपको लिख देता हूँ, क्लियर है, नजर आ गया बिल्कुल आपको। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक दंतुक, द्विदंतुक या उभयदंतुक लिगेंडों से आप क्या समझते हो। बेटा जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है उसे एक दंतुक, जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है उसे द्विदंतुक, जिसमें दाता परमाणु की संख्या
और जिसमें दाता परमाणु 2 होते हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही बंध बनाए उसे उभय तंतु। ये क्वेश्चन अच्छा फिर से रिपीट कर दूँ, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है 2, लेकिन एक बार में केवल एक ही बंध बनाए उसे बोलते हैं उभय तंतु लिगेंड। उदाहरण की बात करें तो एक तंतु लिगेंड के रूप में जैसे आपने लिख दिया H2O NH3, द्वितंतु लिगेंड के रूप में आप लिख सकते हो एथिलीन डायमीन EN, देखो ये रहा EN, दो सा ये ऑक्सीलेटर C2O4 2-, उभय तंतु लिगेंड के रूप में साइनाइड या आइसोसाइनाइड, एक NO2 या ONO। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन को विस्तार से समझिए। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CFT। तो ये CFT सिद्धांत को मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छा समझा रखा है और अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है, तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का एक वीडियो है, वो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया को भी क्रिया विधि बतानी है। तो SN1 में क्या बनता है? आपको मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है और SN2 में मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है। तो इन दोनों का जो दोनों नेम रिएक्शन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विलोपन अभिक्रिया। और देखो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो और अगर उसको आप एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया कराओगे तो एल्किन बनते। जैसे एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH3 CH2Cl। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा के पास वाला बीटा कार्बन, और इसकी क्रिया आपने करवा दी KOH के साथ, लेकिन ये KOH के साथ एल्कोहल है, तो उस कंडीशन में यहाँ बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और होगा क्या? यहाँ से एक Cl और एक H यहाँ से बाहर जाएगा, तो कितने H बचेंगे? 2। तो यहाँ बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी कौन सी होती है? बीटा विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन नागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो क्या होता है कि बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण ये जो अभिक्रिया देता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नागी, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने जैसे क्लोरोबेंजीन की फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया हो, हैलोजनीकरण अभिक्रिया हो, सल्फोनीकरण अभिक्रिया हो, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, वो सब आ जाएगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया कैसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगना वाला समय आयुकाल का 10 गुना होता है। या इसका अथवा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने ये अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दो। शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है। जब आपकी बोर्ड एग्जाम होगी तो शून्य कोटि या प्रथम कोटि में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक न्यूमेरिकल ये और एक न्यूमेरिकल ऐसा, इससे मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल और है। उन दोनों में से एक न्यूमेरिकल भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है कि इस वीडियो का आंसर भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। इस प्रकार से जो झुंझुनू का जो पेपर था वो मैंने आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। और ये वीडियो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को शेयर करें जिससे सब इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ ये आज की अपनी क्लास समाप्त होती है।